नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर और सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूं आप सभी का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के इस अंक में हम आपको हल्दी की उन्नत प्रजातियों और उसके औषधीय महत्व के बारे में जानकारी देंगे। अमरूद की बगिया में फूलगोभी लगाने की विशेष तकनीक पर चर्चा करेंगे। वैशाली के एक सफल किसान से मिलाएंगे। मछली उत्पादन में उपयोग होने वाली एयरेटर मशीन की भूमिका जानेंगे और बैगन की उन्नत किस्मों पर नजर डालेंगे। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे मंडियों के भाव की और बताएंगे मौसम का हाल। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हल्दी की उन्नत किस्में राजेंद्र सोनिया, रोमा और सुगंधा किसानों की पहली पसंद बन रही है। अमरूद के बाग में फूलगोभी लगाने की तकनीक से किसानों को एक ही खेत से दोहरी आय। मछली उत्पादन बढ़ाने में एयरेटर मशीन बनी महत्वपूर्ण उपकरण। बैगन की उन्नत प्रजातियों से किसानों को अधिक उपज की नई संभावनाएं। कृषि विज्ञान केंद्र हाजीपुर में वैज्ञानिक डॉक्टर कविता ने कृषि छात्रों को हल्दी की विशेषताओं और उन्नत प्रजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हल्दी एक बहुउपयोगी औषधीय पौधा है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हल्दी की उन्नत प्रजातियों राजेंद्र सोनिया, रोमा और सुगंधा न केवल अधिक उपज देती हैं बल्कि रोग प्रतिरोधक भी होती हैं। अच्छी मिट्टी, उचित सिंचाई और संतुलित उर्वरकों के प्रयोग से किसान हल्दी का उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय और स्वास्थ्य दोनों में सुधार कर सकते हैं। अमरूद के बगान में फूलगोभी के पौधे लगाने की यह तकनीक किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस विधि में एक ही सिंचाई से दोनों फसलें तैयार होती है, अमरूद और फूलगोभी। इस तकनीक से किसानों को दोहरी कमाई होती है, अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होती और समय व श्रम की भी बचत होती है। यह समेकित खेती की उत्कृष्ट मिसाल है जिससे किसान कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। वैशाली जिले के हाजीपुर के प्रगतिशील किसान ठाकुर पंचानंद सिंह आलू की आधुनिक खेती करके बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे जैविक उर्वरकों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी उठा रहे हैं जिसके तहत उन्हें प्रति वर्ष 6,000 की सहायता मिलती है। पंचानंद सिंह जी कहते हैं कि आलू की खेती में समय पर सिंचाई, उचित उर्वरक का प्रयोग और गहरी जुताई सफलता की मुख्य कुंजी है जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। मैं अभी 10 कट्ठा में आलू रोप रहा हूँ जो कि यह लाल गुलाब आलू है। लाल गुलाब आलू कट्ठा में 12 मन 13 मन का कट्ठा हो जाता है जो कि मैं खुद करता हूँ। मैं नहीं सक पाता हूँ तो कुछ आदमी भी रखता हूँ। इस आलू के बाद इसी में 2 दिन के बाद मकई भी रोप दूंगा। 10 कट्ठा में गोभी भी रोपूंगा। ये जो आलू की खेती है जैविक से हम तैयार करते हैं। अपना गाय का गोबर है, जैविक है, खाद है, ये तोरी की खल्ली है, ये सब। उसके बाद मकई फिर मैं रोपूंगा तो उससे उपज जाएगी। लगभग सालाना जो है 2 लाख का हमारा आलू का बिक्री हो जाएगी। उसके बाद मैं गाय भी रखा हूँ 4 गो। गाय से भी आमदनी होती है। तो मशरूम भी रोपे हुए हैं। लगभग सालाना जो है
कि हमारा टोटल खर्चा काट के 6 लाख 7 लाख रुपया आमदनी होती है, जो कि मैं अपना घर का, परिवार का, लड़का फड़का का पढ़ाई लिखाई सब इसी से हम किसाने से हम आधारित हैं, खेती से। जी, मेरा किसान सम्मान योजना 6,000 का सालाना है। कितना बार ले चुके हैं? लगभग 5-6 किस्त हम उठाए हुए हैं। किसान भाई ध्यान दें, एयरेटर मशीन मछली पालन में प्रयोग होने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। यह मशीन पानी में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है, जिससे मछलियों की वृद्धि दर तेज होती है और वे रोगों से सुरक्षित रहती हैं। एयरेटर मशीन पैडल व्हील और डिफ्यूजर जैसी तकनीकों के माध्यम से पानी में लगातार ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। इसके उपयोग से जल की गुणवत्ता में सुधार, मछली उत्पादन में वृद्धि और रोगों में कमी आती है। यह आधुनिक मछली पालन का अनिवार्य उपकरण बन चुका है। बैगन की उन्नत खेती के लिए कई प्रजातियां उपलब्ध हैं, जिनमें आसोकी तरु, पूषा पर्पल लॉन्ग, PPH5 भवानी, अर्का नीलकंठ, पंत सम्राट, जवाहर, श्यामाली और स्वर्ण शक्ति प्रमुख हैं। बिहार की भूमि इन किस्मों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि किसान भाई इन उन्नत प्रजातियों का चयन करते हैं तो उन्हें अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त हो सकती है। चलिए जानते हैं पटना और आसपास के इलाकों में अनाजों के ताजा बाजार भाव। अरवा चावल 3,400 रुपए प्रति क्विंटल, उसना चावल 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 4,900 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 5,400 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल 13,000 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल गेहूं 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, MP गेहूं 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। रबी मौसम में सब्जियों और मसालों वाली फसल की बुआई के लिए यह उपयुक्त समय है। किसान भाई हल्दी, बैगन और आलू की उन्नत किस्मों का चयन करें और फसलों की सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। सुबह हल्की ठंड हो सकती है। तापमान करीब 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। दिन ढलने के साथ मौसम हल्का धूपदार और आसमान ज्यादातर साफ रहेगा। दोपहर में तापमान बढ़कर करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कुल मिलाकर मौसम ठंडा और हल्का सुहावना रहेगा। बारिश होने की संभावना नहीं है। दिन में हल्की धूप व मध्यम तापमान में किसान भाई फल, सब्जी, फूल आदि पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में तो आज हम सबके बीच में विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। सिया राम साहू जी, जो कि उप परियोजना निदेशक हैं कृषि विभाग आत्मा वैशाली। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो प्राकृतिक और जो जैविक खेती होती है उसका क्या महत्व है। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि से, सिया राम साहू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। और सबसे पहले तो देखिए, हम यह जानना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है, जैविक खेती का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती या जैविक खेती जो होती है वो क्या है। मैं सियाराम साहू, परियोजना निदेशक आत्मा वैशाली। आज के इस दौर में जो हम लोग रासायनिक खाद और रासायनिक दवा का काफ़ी उपयोग कर रहे हैं,
जिसका प्रभाव हमारे जीवन, हमारे वातावरण, हमारे मिट्टी पर काफ़ी खराब पड़ रही है। आज के दौर में ये रासायनिक खाद, रासायनिक दवा की ही प्रकोप है, प्रभाव है, जिस कारण हम लोग जो है स्वस्थ नहीं हैं। हर आदमी कहीं न कहीं से जो है बीमार है। हमारी जो मिट्टी की रासायनिक दवा और रासायनिक खाद के कारण हमारी जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो काफ़ी घटते हुए क्रम में जा रहा है। या हमारा जो भी खाने का जो पोषक तत्व उसमें मौजूद होना चाहिए, जो भी फसल है, अनाज है, फल है, फूल है, जो भी खाने की सामग्री है, उसकी पोषक तत्व भी छीन होती जा रही है। आज हमारे रासायनिक दवा और खाद के कारण हमारा वातावरण काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए चूँकि रासायनिक दवा और खाद के कारण जो है परेशानी होने के कारण सरकार द्वारा जैविक और प्राकृतिक खाद खेती के लिए योजना काफ़ी चलाई जा रही है। उसमें जैसे अगर हम लोग रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का धीरे धीरे कम करते हुए जैविक की ओर बढ़ें, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा, हमारा जो पशु है वो ठीक रहेगा। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक हो सकती है। उसके लिए हम लोग चाहें हमारे जो भी किसान बंधु हैं वो जैविक खेती अपनावें, प्राकृतिक खेती अपनावें। जैसे कि आज के दौर में पहले भी मान लीजिए, पहले हम लोग जो है हमारे पूर्वज जो थे, हमारे दादा परदादा जो लोग थे, वो जो है आपको रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का उपयोग नहीं करते थे, जिस कारण उनकी स्वास्थ्य भी ठीक रहती थी, पर्यावरण भी ठीक रहता था, खेती में भी जो है कम लागत लगती थी, उपज अधिक होती थी। तो जैविक विधि से, प्राकृतिक खेती विधि से जो है हम लोग इस खेती को करें, फसल उपजावें और अच्छी आमदनी इससे हो सकती है और हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। जिसे अगर मान लीजिए जैविक खेती आज के दौर में बहुत सारा है जो आपको बाज़ार में भी उपलब्ध है, जैविक खाद उपलब्ध है, जैविक दवा उपलब्ध है, जिससे आप अपने कीट व्याधि बीमारी में उपयोग कर सकते हैं। हमारे जो भी किसान हैं अगर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं। आपको जो है जो भी है जीवाणु खाद है, यानी आपका जैविक खाद भी उपलब्ध है, जैविक दवा भी उपलब्ध है मार्केट में, आप वहाँ से ले करके आप लोग कर सकते हैं। जो भी किसान है उसको अपना करके अपने खेती पे अमल कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती के द्वारा भी जो है जिसमें जो है मूलतः देसी गाय के जो गोबर होते हैं या मतलब उसका जो है पेशाब होता है, उस पर भी जो है हमारा काफ़ी जो है उससे जो है गुड़ होता है, मिला करके काफ़ी जो है हमारे प्राकृतिक खेती में जो है उपयोग कर करके किसान अपनी आमदनी खेती में कम कर करके उपज बढ़ा करके आमदनी बढ़ा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही जैविक खेती है या प्राकृतिक खेती योजना है उसको आप अपनावें। अगर नहीं भी करते हैं, अगर मान लीजिए आप सरकारी लाभ का योजना नहीं भी लेते हैं, तो आप अपने जैविक खेती अपने से भी स्वयं कर सकते हैं, प्राकृतिक खेती भी अपने से कर सकते हैं। आप देखिएगा आज के डेट में जो आप सब्जी खा रहे हैं या अनाज खा रहे हैं या फल खा रहे हैं, तो जो स्वाद होना चाहिए, जो पोषक तत्व उसमें होना चाहिए, वो मौजूद नहीं है। हम लोग आज के डेट में सब्जी खा रहे हैं तो लगता है जैसे ठीक है सब्जी तो हम खा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो स्वाद नहीं मिल पा रहा है, हमारे लिए जो शरीर में वो पोषक तत्व उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब होगा, जो भी हमारे किसान भाई बंधु सुन रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह होगा, जो आप अपने खेत में जैविक खेती से खेती करिए, प्राकृतिक खेती से खेती करिए और इस वातावरण को, आप अपने स्वास्थ्य को, अपने पशु को जो है ये जो आज के डेट में नुकसान आ रहा है उससे आप बचाइए। जब आप जैविक या प्राकृतिक खेती करिएगा तो देखिएगा जो कि आपका लागत भी कम लगेगा, लागत कम लगेगा और उपज भी अधिक होगी, अच्छी होगी, और उसका जो है आपका उत्पादन अधिक होने के कारण, अच्छी उत्पादन होने के कारण आपका आय भी बढ़ जाएगा। तो जब कम लागत होगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आपकी आय बढ़ जाएगी। उसमें दूसरी बात, हम लोग जो रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का उपयोग जो अधिक मात्रा में खेत में कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारा जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, वो काफ़ी खराब होती जा रही है, और उस उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हमारा है जो हम लोग जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे, जिससे हमारी मिट्टी भी सुधरा रहेगा, मिट्टी में भी पोषक तत्व जो है वो छिन्न नहीं होगा, वो एक साथ रहेगा, अच्छा रहेगा और उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी, जिस कारण आने वाले समय में हमारा जो फसल होगा वो अच्छा होगा, अच्छे से कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा होगा जो रासायनिक दवा और रासायनिक खाद का अधिक उपयोग करेंगे तो हमारी मिट्टी भी खराब हो जाएगी, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा, हमारा वातावरण भी खराब होगा
और काफ़ी नुकसान होगी। इसीलिए आप लोग, मेरा अनुरोध है, जैविक को अपनावें और प्राकृतिक खेती को अपनावें। सरकार भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। सियाराम साहू जी, आपने बहुत बढ़िया से बताया कि जैविक जो खेती है वो क्या है। अब हम आपसे आगे यह जानना चाहेंगे कि जैविक खेती की जो उपयोगिता है, जो खास यूज़फुलिटी है, यूटिलिटी है, वो क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया है जो कि जैविक की उपयोगिता क्या है। अगर मान लीजिए जैविक या प्राकृतिक से जो हम अपनी खेती करते हैं तो उससे जो है हमारा स्वास्थ्य या अभी वातावरण या मिट्टी या अब उससे हो सकता है। हम लोग अगर जैविक की खेती करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारी लागत भी कम लगती है। या प्राकृतिक खेती करते हैं तो जो हमारे वातावरण में हमारे मान लीजिए देसी गाय का गोबर है, ये गोमूत्र है या गुड़ है या बहुत सारा चीज़ है जो हमारे बीच उपलब्ध है और उसी का उपयोग कर करके हम लोग प्राकृतिक खेती करते हैं। उसमें जो है प्राकृतिक खेती में जीवामृत है या बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग कर करके उसको प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं और उसमें कोई विशेष लागत नहीं लगता है। उपज भी अच्छी होती है और गुणवत्तापूर्ण जो हमारा फसल होता है उसमें गुणवत्तापूर्ण भी पोषक तत्व मौजूद रहता है, जिस कारण जो है हम जब खाते हैं, जब हम उसको उपयोग में लाते हैं तो हमारा शरीर भी अच्छा रहता है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वातावरण भी अच्छा रहता है। खास तौर पे हमारा मिट्टी भी जो है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है और काफ़ी अच्छा रहता है। रासायनिक खाद, रासायनिक दौर का जो युग है, जिस कारण हम लोग प्रतिदिन, चाहे वो वातावरण में हो, चाहे हमारे शरीर में हो, चाहे हमारे पशु में हो, चाहे हमारे वो मिट्टी में हो, कुछ न कुछ जहर हम लोग डेली हर रूप में किसी न किसी रूप में ले रहे हैं। मार्केट में जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी भी फसल हैं, सब में रासायनिक खाद, रासायनिक दवा का उपयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। दूसरा, आज के दौर में बहुत सारे हमारे ऐसे किसान बंधु हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और मार्केट से देखिएगा, जब जो कोई भी किसान हमारे जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करते हैं उसका मूल्य जो है बढ़ जाता है। अपेक्षाकृत अगर कोई जगह अगर जैविक खेती का सब्जी उगा रहे हैं तो जनरल सब्जी जो रासायनिक खाद, रासायनिक दवा से उगाया गया है, तो जैविक जो है अधिक पैसे में बिक्री होता है और किसान को अधिक लाभ होता है। हमारा जो भी किसान है, बहुत सारे किसान हैं, सरकारी योजना लें या न ले, बहुत सारी सरकारी योजना ले करके जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं जो स्वयं भी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कर करके उसका अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उसका वो अपना जो है मार्केट में उसका अपना एक नाम है, जिस कारण उसको अधिक से अधिक लाभ होता है और इसके वातावरण पर भी प्रभाव कम पड़ता है और उसको आमदनी भी अच्छी होती है। हमारे जो भी किसान बंधु जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं या उसका सीखना चाहते हैं तो आप अपने कृषि विभाग में कोई भी प्रखंड का कार्यालय हो, चाहे जिला का कार्यालय हो, चाहे आत्मा हो, कहीं भी आप संपर्क कर करके प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसको अपने खेत में भी जैविक प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना और समझा कि किस तरीके से जो प्राकृतिक, जो जैविक जो खेती है उसका क्या महत्व होता है। उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों के लिए यह जो कार्यक्रम है यह उपयोगितापूर्ण रहा होगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे हमारा डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो
तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखे आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।